एक गांव में रतन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। रतन कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर रतन गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। रतन, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है? मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए भाई। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्ठों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन रतन काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रतन ने जगन के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। रतन जगन के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रतन सारी प्लेट साफ कर गया और कालू से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 1000 रुपए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते भी हो ये ढाबा किसी अरे गहरे का नहीं है, जगन भाई का है, जगन भाई का। अरे जगन भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठा कर क्यों चले आए? सीधी तरह से 1000 रुपए दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहां से ला कर दूंगा? कालू अपने मालिक जगन को आवाज देते हुए बोला, जगन भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन ये अब पैसे नहीं दे रहा। जगन क्रोधित होकर रतन के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। आप ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे यहाँ मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर जगन ने रतन को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए, समझा? क्या बात है जगन भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती जगन भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको।
जगन और कालू रतन को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उन दोनों ने रतन के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना कि तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। चल निकल यहाँ से। ये तुमने बहुत बढ़िया किया जगन भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इतना कहकर बिलवा भी 2-3 हाथ रतन पर जड़ दिए। रतन वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर रतन की हालत देखकर उसकी पत्नी सुनीता बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। जगन और बिलवा ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया सुनीता। वहां पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो सुनीता, मैं बिलवा और जगन को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रतन अपनी पत्नी सुनीता के साथ मुखिया के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। सुनीता, इसमें दोष जगन और बिलवा का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति रतन का है। सारा गांव जानता है कि जगन के ढाबे का खाना और ढाबों के खानों से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या मुखिया, आप भी बिलवा और जगन की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ सुनीता, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया जगन ने, लेकिन तू चिंता मत कर सुनीता, इस बारे में मैं जगन से जरूर बात करूंगा और बिलवा के कान भी खींचूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था सुनीता कि मुखिया बिलवा और जगन के पक्ष में बोल रहा था, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा सुनीता। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जगन धनवान है और उसके गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। अरे हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो सुनीता, अब मैं गरीब हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं बिलवा और जगन को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर रतन क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर मुखिया जगन के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं जगन। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने रतन को बुरी तरह से पीटा था ना? वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे मुखिया जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो जगन, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ रतन ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त जगन पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी? और फिर मत भूलिए कि जगन का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसकी हिम्मत जो जगन के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है बिलवा कि तुम जगन के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी। मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो जगन, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूं। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है? कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर
फेसबुक पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। सुनीता रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर रतन अपने घर नहीं आया था। रतन रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली रतन के सामने रख दी। रतन ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। रतन को सच में वाकई बहुत भूख लगी थी। रतन खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद रतन उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहां हो? मैं जंगल में हूं। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहां पर लोग दिन तक में आने से डरते हैं। भाई, उस व्यक्ति की बात सुनकर रतन के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक उसे याद आया कि वह गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वह जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुंच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहां पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालचीपने का सबूत देकर मारे गए, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली रतन को पकड़ा दी। ये जादुई थाली है, याद रखना। इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे, वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। रतन रात के समय बड़ी सी थाली लेकर अपने घर आ गया। ये क्या है? रतन ने सारी घटना सुनीता को बता दी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था सुनीता। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो, उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने ही घर पर खोलेंगे सुनीता। इस तरह से इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन रतन ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे, उस कमरे में बड़ी सी थाली रख दी। रतन ने उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजन के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरा थाली व्यंजनों से भर गया। सुनीता ढाबे पर वह सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई?
आज ही खुला है और आप पहले ग्राहक हो। आपके ढाबे में खाने में क्या क्या मिलेगा? हमारे ढाबे में हर तरह के व्यंजन बनेंगे, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो। ठीक है भैया, तो मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन के साथ लगी हुई रोटियां लगा दीजिए। रतन ने वह व्यंजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी खाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों पर खाई, लेकिन इस ढाबे की तो बात ही कुछ अलग है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी खाने का मन करे चले आना। यहाँ पर 10 रुपए में आपका मनपसंद व्यंजन भोजन पेट भरकर एक थाली के रूप में मिलेगा। और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। रतन की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश होता हुआ वहां से चला गया और उसने सारे गांव में रतन के ढाबे का ढिंढोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में रतन के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। रतन के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। रतन किसी को भी मना नहीं करता था। यह बात बिलवा और जगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस रतन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो बिलवा, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि रतन इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से जगन रतन पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद भी वह कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ बिलवा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये रतन खुद हमें बताएगा। एक दिन रतन किसी काम से जा रहा था कि बिलवा और जगन ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जो थाली हम 700 की बेचते हैं तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा, है बे? बिलवा भैया सही बोल रहे हैं। रतन सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहां से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। बिलवा और जगन रतन को बुरी तरीके से पीटने लगे। रतन उन दोनों से शारीरिक रूप से कमजोर था। रतन ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना बिलवा और जगन को बता दी। चलो, हमें भी उस जादुई थाली के पास ले चल। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है जगन। अगर इसके पास जादू की थाली है तो हम दोनों उस जादुई थाली से इतना धन मांगेंगे कि अपने 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सकें। रतन बिलवा और जगन को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। बिलवा और जगन उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। बिलवा भाई, लगता है ये थाली केवल भोजन ही देती है। तो फिर देसी घी की पूड़ियां मांग कर देखो। तभी वहाँ पर सुनीता आ गई। बिलवा और जगन रतन को धमकी देकर वहाँ से चले गए। रतन ने हमें बेवकूफ बनाया जगन। सही कहते हो बिलवा भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। रतन का ढाबा उसके बाद भी चल रहा था। बिलवा और जगन की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जगन भेष बदल बदल कर रतन पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने रतन को उसी जादुई थाली से भोजन मांगते देख लिया। अरे ये तो वाकई जादुई थाली है। जरूर इस हीर ने उस दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा किया होगा। जगन रतन और सुनीता से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और थाली से रतन की ही तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई थाली में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जगन क्रोधित होकर सीधे बिलवा के पास जाकर बोला, बिलवा भाई, रतन उस दिन सही बोल रहा था, वो थाली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने रतन ने उस जादुई थाली के सामने तरह तरह के व्यंजन के नाम लिए और उस थाली में वो ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई थाली सिर्फ रतन की ही बात मानती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदलकर रतन के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को।
हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? क्योंकि तुम दोनों रतन के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुखिया। मुझे माफ कर दो रतन, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल थाली बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। रतन के पास आज भी वह जादुई थाली है और आज भी रतन 10 रुपए की ही थाली बेचता है।